बोलिए भारत माता की। भैया जम्मा रामगढ़ की आवाज कहाँ तक जानी चाहिए? कहाँ तक जानी चाहिए? तो ऐसे ही जाएगी क्या? बोलिए भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। जम्मा माता की। देवनारायण भगवान की। मीन भगवान की। आज के इस जम्मा रामगढ़ के विधानसभा की इस सभा में हमारे बीच में आपके लोक लाडले विधायक, जिनको हमेशा जम्मा रामगढ़ विधानसभा की चिंता रहती है, ऐसे भाई महेंद्र पाल मीणा जी, हमारे पार्टी के नेता गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक भाई विजय बैसला जी, बिरदी चंद जी शर्मा साहब, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई श्याम शर्मा जी, हमारे शाहपुरा के प्रत्याशी उपेंद्र यादव जी, हमारे विधानसभा संयोजक जगदीश जी, हमारे सह प्रभारी लोकसभा भाई विमल अग्रवाल जी, पार्टी के हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा जी, बाबूलाल मीणा जी, प्रभु जी गुर्जर साहब मंडल अध्यक्ष, महादेव जी मंडल अध्यक्ष, बाबूलाल जी खटाणा साहब, घनश्याम जी सैनी साहब, मोहनलाल जी वर्मा साहब, रघुवीर सिंह जी चौधरी साहब, सेडू राम जी छाबड़ी, मंजू मीणा जी, आरती सिंह जी, मीरा देवी मीणा जी, श्री गोपाल अग्रवाल जी, ब्रजेश सोनी जी, हेमंत निर्मल जी, सुनीता मीणा जी, और अभी हमारे बीच में जो हमारे इस लोकसभा के उम्मीदवार हैं, उनके सुपुत्र देवास सिंह जी, और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता बहनों और इतनी बड़ी संख्या में आए सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आपने देखा है जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, कुछ पार्टियां झूठ का सहारा लेकर के आगे आती हैं, और वो झूठ का सहारा लेते हुए चुनाव के अंदर आती हैं और बाद में उनका पता नहीं रहता है। उन लोगों से सावधान रहना, सबसे पहले तो मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं। मित्रों, राजनीतिक पार्टियां, राजनेता, इन्होंने जनता के बीच में अविश्वास पैदा करने का काम किया है। आपने देखा होगा, घोषणाओं पर घोषणा कर जाते हैं, लेकिन जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करते। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आपने विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और एक बात मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो आपके बीच में वायदे किए हैं, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे,
यह मैं कहना चाहता हूं। आपने देखा है माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो ही करते हैं। आराम से बैठिए, ये ईआरसीपी से पहले आने का भरोसा है। उनको पता है, वो जानते हैं, और जिनके मन में करने की तमन्ना होती है ईश्वर उनके साथ होता है, साथ होता है। और ये बात मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, ईआरसीपी तो आएगी लेकिन उससे पहले बरसात भी अच्छी आएगी, ये भी ध्यान कर लेना। मित्रों, जो मन से काम करता है, जनता के हित की काम करता है, गरीब के दुख की सुनता है, किसान के दुख की सुनता है, तो ये ठंडी हवा ऐसे ही थोड़ी आ गई है। ये आप ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी आई है। ये आप विश्वास कीजिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता की इसलिए सुनते हैं कि वो गरीब परिवार से निकल करके आए हैं, वो गरीब के दुख को जानते हैं, वो किसान के दुख को जानते हैं, वो हमारी माता बहनों के दुख को जानते हैं। इसीलिए तो 2014 के बाद आपने परिवर्तन महसूस किया होगा, परिवर्तन महसूस किया होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 2014 के बाद आपने परिवर्तन महसूस नहीं किया? क्या परिवर्तन महसूस नहीं किया? क्या गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब तक पहुंचने नहीं लगी? क्या देश का विकास नहीं हो रहा है? अरे जब हाईवे पे चलते हैं तो कैसा लगता है आपको? हाईवे पर चलते हैं जब, हमारे युवा साथी जब गाड़ी लेकर के हाईवे पर चलते हैं तो कैसा अनुभव करते हैं? लगता है ना कि हम जब हाईवे दिल्ली मुंबई हाईवे पे जाते हैं तो ऐसा लगता है हम कहां आ गए, ये हमारे देश में चल रहे हैं, हम कहीं विदेश में चल रहे हैं। लगता है कि नहीं लगता? मैं यही कहना चाहता हूं मित्रों, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए तो लोग मोदी को चुनते हैं। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके विधानसभा चुनाव के अंदर जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम आपके बीच में गए थे, हमको 90 दिन मिले थे, आचार संहिता तक 90 दिन, और हमने वो संकल्प पत्र 45% पूरा करने का काम किया है। 90 दिन में हमारी सरकार ने काम करके दिखाया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, आपको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो देश का मालिक था, सत्ता है, यह बोर्ड से जनप्रतिनिधि चुनते, यह राजा अपने बोर्ड से चुनता है, एक एक बोर्ड से चुनता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, किसानों की समस्या, किसानों के नारे देने वाले बहुत लोग आए, गरीबी की बात करने वाले बहुत आए, गरीबी मिटाने की बात बहुत आए, करने के लिए आए। जो पार्टी आजादी के बाद से है, उसने उसी समय गरीबी हटाओ को नारा दिया था, और आज 5वीं 6ठी पीढ़ी भी गरीबी हटाने का नारा दे रही है। अरे तुम क्या गरीबी हटाओगे? तुमने तो इस देश में गरीबी पैदा की थी, गांव और शहर के बीच में खाई पैदा करने का काम अगर किसी ने किया तो सबसे ज्यादा इस देश में और प्रदेश में शासन करने वाली कांग्रेस ने किया। मेरे गांव में वो छोटे छोटे उद्योग धंधे चलते थे, जिनसे हमारा काम चलता था, पीढ़ी दर पीढ़ी वो उद्योग धंधे चलते थे, गांव में रोजगार मिलता था। इन्होंने बड़े बड़े उद्योग ला करके उसको सब्सिडी दे करके
बड़े बड़े उद्योग भी लगाए और उन उद्योगों का पता भी नहीं चला वो कहां चले गए, और मेरे गांव और शहर की दूरियां बढ़ती गईं, क्योंकि गांव में जो व्यवस्था होनी चाहिए, आज मेरा गांव 70 साल के बाद भी 5 मूलभूत सुविधाएं मांग रहा है। जो उसको मिलनी चाहिए थी वो सबसे ज्यादा राज करने वाली इस कांग्रेस ने मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई। आज भी जब हम गांव की बात करते हैं तो शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी और सड़क, आज भी हम 70 साल बाद उसी की बात करते हैं। अगर मेरे गांव में शिक्षा की व्यवस्था होती, चिकित्सा की व्यवस्था होती, बिजली की व्यवस्था होती, पानी की व्यवस्था होती, तो मेरे गांव का आदमी शहर की तरफ नहीं दौड़ता, गांव की सुविधाओं में ही काम करता और मेरे गांव का उत्थान होता। लेकिन ये दूरी पैदा करने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने किया। मित्रों, मैं आपको और निवेदन करना चाहता हूं। आपने देखा होगा 2014 के बाद तो देश के अंदर परिवर्तन हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको 2014 से भी पहले ले जाना चाहता हूं कि आए दिन भ्रष्टाचार की कहानी होती थी। अखबारों में भ्रष्टाचार लिखा हुआ आता था, हजारों करोड़ रुपए के, लाखों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार करते थे। भ्रष्टाचार इतना होता था कि अखबार में आते शून्य 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 आते हुए कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति होता था, अखबार को पढ़ करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे और वो अखबार का पन्ना आंसुओं से गीला हो जाता था। 14 से पहले देश में आतंकवादी आते थे, मर्जी आजा बम फोड़ करके चले जाते थे। तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति होती थी, जाति के आधार पर राजनीति करने वाले लोग थे। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, 2014 के बाद केंद्र की सरकार से लेकर राज्य की जो हमारी भाजपा की सरकारें हैं, एक भी घोटाला आपने नहीं देखा होगा, एक भी घोटाला। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो बम फोड़ करके चले जाते थे, ये यहां तक नहीं, हमारे सैनिकों का सिर भी काट ले जाते थे। कहीं आपको आतंकवादी नजर आते हैं क्या? कहीं नजर आते हैं क्या? कहीं नक्सलवादी दिख रहे हैं क्या? यह 2014 का परिवर्तन है। कहीं आपको भ्रष्टाचार दिख रहा है क्या? अगर भ्रष्टाचार करने वाले हैं तो मोदी जी ने क्या कहा है? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अगर खाली आए तो निकलवा भी लूंगा। अब एक बात बताइए, इन भ्रष्टाचारियों को पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए? पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए? अब आप देख रहे हैं, जैसे ही भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहे हैं, एनडी गठबंधन आगे हो रहा है। हमको तो ईडी आ रही है, सीबीआई आ रही है। अरे भाई, जब आप घोटाला करेंगे तो क्यों नहीं आएगी? अरे एक एक सांसद के यहां से 300-300 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, मशीन उनको गिनते गिनते, आदमी की तो बात छोड़ो, मशीन परेशान हो रही है। तो आप बताओ क्या होगा? इनको पकड़ना है कि नहीं पकड़ना है? आप बताइए, पकड़ना है कि नहीं पकड़ना है? तो पकड़ना है तो ये पकड़ा रहे हैं ना। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, इस देश में जो भ्रष्टाचार है, ये कांग्रेस उस भ्रष्टाचार की जननी है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। हमने आपके बीच में वायदे, जो संकल्प पत्र लेके आए थे, उन वायदों को हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, 45% हमारा घोषणा पत्र हमने पूरा करने का काम किया है। हमने आपके बीच में कहा था, क्योंकि किसान के उन युवा पुत्रों के साथ जो आघात किया था, 19 पेपर में से 17 पेपर लीक करने का काम किया था। हमारे भाई बेरोजगारों के नेता उपेंद्र यादव जी बता रहे थे, इन्होंने लाठियां खाई थी, संघर्ष किया था, पेपर लीक वालों का विरोध किया था।
क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जिन्होंने युवाओं की आंखों में आंसू लाए हैं, युवाओं को सपनों को रौंदा है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अरे अभी तो एसआईटी ने 80 वो लोग पकड़े हैं जिन्होंने नकल की थी, नकल से पास हुए थे। अभी तो वो बाकी हैं जिन्होंने नकल का धंधा किया था, जिन्होंने नकल की दुकान खोल रखी थी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों कि एक कितना भी बड़ा आदमी हो, एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा, एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जिन्होंने युवाओं के आंखों में आंसू लाने का काम किया है, युवाओं के सपने को रौंदने का काम किया है, उनको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमने वायदा किया था कि किसानों के लिए सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। 6,000 रुपए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी केंद्र की सरकार देती है। हमने कहा 6,000 हमारी राज्य की सरकार भी देगी, और हमने पहली किस्त 2,000 की जारी की है। 6,000 से बढ़ा करके हमने 8,000 किए हैं, और हमने पहले ही कैबिनेट में पास कर दिए कि हमारे किसानों को हम 6,000 केंद्र की सरकार और 2,000 रुपए हमारी राज्य की सरकार किसान सम्मान निधि देने का काम करेगी। और यही नहीं, हमारे जिलाध्यक्ष जी बता रहे थे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बार बार पत्र लिख रही थी, केंद्र की सरकार कांग्रेस की सरकार को बार बार पत्र लिख रही थी कि आप उन किसानों के बेटों को, जो किसान जिनके पिताजी का देहावसान हो जाता है, उनका नामांतरण करता है, उनकी सूची हमें चाहिए। इन्होंने सूची भी नहीं भेजी। हमने 60,000 से ऊपर ऐसे किसान पुत्रों को भी नाम जोड़ करके सम्मान निधि देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने एमएसपी, गेहूं पर एमएसपी बढ़ाने का काम किया है। हमने 2275 रुपए से 2,400 रुपए किसान की एमएसपी बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जो हमारे बुजुर्गों को, हमारी माता बहनों को मिलती थी, दिव्यांग भाइयों को मिलती थी, उसको भी हमने बढ़ा करके 1,000 से 1,150 रुपए करने का काम, 1,150 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे पंचायत के जनप्रतिनिधि, हमारे निकाय के जनप्रतिनिधि, उनको जो भत्ता मिलता था, उनका भत्ता भी बढ़ा के हमने 15% बढ़ा के उनको भी भत्ता बढ़ाने का काम। तूफान होता है, जनता के प्रति लगाव होता है, जनता के काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। क्योंकि आपने देखा, सिर्फ कांग्रेस ने ईआरसी पर राजनीति की थी, लटकाने का, भटकाने का, रटकाने का काम किया। आपके माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 90 दिन के अंदर राजस्थान के 21 जिलों को ईआरसीपी को लाने का काम किया, ईआरसीपी को लाने का काम किया, और यमुना समझौता करके हमारे शेखावाटी के 3 जिलों को भी पानी देने का काम किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यह रामगढ़ का बांध भी भरेगा और जम्मा रामगढ़ के बांध भी भरेंगे। आप देख रहे हो, अरे देख रहे हो ना, ये विश्वास दिला रहा है ना ठाकुर जी, ये विश्वास दिला रहे हैं ना ठाकुर जी। ठाकुर जी कह रहे हैं, मेरे किसान भाइयों आप चिंता मत करिए, ये मैं भी आपको विश्वास दिला रहा हूं। अरे ईआरसीपी तो आएगी, लेकिन मैं भी किसी कीमत पर पीछे नहीं रहूंगा, मैं भी बरसात क्यों करूंगा, ये हमारे ठाकुर जी भी विश्वास दिला रहे हैं। अरे भाई, हम कहते हैं जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला, क्योंकि किसान मेरे भाई जब खेत में जाता है तो वो भी इसी मन और भाव से जाता है। जब आषाढ़ के महीने में बुवाई करने के लिए जाता है, धरती माता को 5 बार नमन करता है। जब बीज डालता है तो मेरा किसान बोलता है, अरे पक्षियों को भी देना, पशुओं को भी देना, साधुओं को भी देना, संतों को भी देना,
और आए हुए अतिथि को भी देना। और ये भाव जब हमारे किसान का रहता है और जब किसान कहता है कोई भी बात आती है तो ये ईश्वर वो मदद करता है। ईश्वर भी आपकी मदद कर रहा है और सरकार भी आपकी मदद में खड़ी है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं मेरे मित्रों कि आने वाला 2024 का ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यह बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इसमें मुझे पता है आप राजस्थान ने 2024 में 25 सीट दी है, 2019 में दी है और इसवी बार आप 25 की 25 सीट देने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, आपके इस क्षेत्र से हमारे राव राजेंद्र सिंह जी बहुत ही विद्वान आदमी हैं, हर विषय पर पकड़ रखने वाले हैं। आर्थिक क्षेत्र में भी उनका बहुत बड़ा ज्ञान है और बहुत अच्छे और सच्चे व्यक्ति हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हर बूथ से राव राजेंद्र सिंह जी जम्मा रामगढ़ से हर बूथ से जीत कर जाने चाहिए। और यहां से जयपुर ग्रामीण से भी एक कमल का फूल जाएगा और एक वो भी कमल का फूल पूरी तरह से खिला हुआ, पूरी तरह से खिला हुआ जो मोदी जी को जाकर के देंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये खिला करके भेजोगे ना, भेजोगे ना? तो दोनों हाथ खड़े करिए। अरे पंजा मत दिखाइए, पंजा मत दिखाइए। पंजा ने तो कर दिया इस देश को गंजा। हनुमान जी की मुष्ट का बांधिए, हनुमान जी की। और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।